हेलो, मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है अमित पाइकराव जी जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और ये कॉलेज पे एक प्रोफेसर करके भी काम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टी करके। तो आज हम उनसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या होता है और ऐसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। तो थैंक यू सो मच अमित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो Thank you, Suraj. Thank you for calling me here. अरे और प्लेजर। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि होता क्या है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसका काम क्या होता है काम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के मेरे पास दो आंसर्स हैं। हम्म, एक बहुत सिंपल सा आंसर है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है, दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ हम्म, टेक्नोलॉजी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है। दूसरा जो बड़ा आंसर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक ऐसा व्यक्ति है हम्म, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम को डिजाइन कर सके, हम्म, डेवलप कर सके और टेस्टिंग कर सके ओके। और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट कर सके। हम्म, उसके बाद अम, अगर उस पर कोई फॉल्ट होता है हम्म, वो फॉल्ट को एनालिसिस कर सके। तो अगर ये सब कर सकता है एक व्यक्ति तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहला जाएगा। ओके ओके ओके, इंटरेस्टिंग। चलिए, थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है, मुझे भी थोड़ा इतना पता नहीं था ये। एक मैंने क्या सुना कि मेरे दोस्त भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो तीन चीज़ें मैंने उनसे क्या सुनी थी कि एक होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन, ये तीन जस्ट मुझे वर्ड्स पता है। सही बात है। इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कैसे रिलेशन है, क्या आप बता सकते सी अगर महाराष्ट्र या इंडिया की बात करें तो जितना अपने को अब अपने लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल ये जो सिस्टम है ये अपन देखते हैं सिर्फ पावर रिलेटेड। हैं। मतलब आपने जो तीन चीजें बोली, दैट इज ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन, ये तीन सिर्फ पावर सेक्टर से रिलेटेड है। अच्छा। राइट। जैसे पावर ग्रिड हो गया, तो पावर ग्रिड ये क्या कनेक्ट, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो बड़े बड़े पावर ग्रिड्स है उनको हम्म, कनेक्ट करता है। अच्छा। तो पावर ग्रिड का काम है ट्रांसमिशन करना। जो हम्म, इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करते हो अच्छा। एक जगह पे, वो जनरेशन वाला एक जगह रहेगा, वो सिस्टम को ट्रांसमिट करना है। अब ये जो ट्रांसमिशन का जो वोल्टेज लेवल होता है वो 66, सो मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा बिकॉज हम यस करियर पे बात कर रहे हैं। यस यस। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल के आगे जब हम्म, वोल्टेज फ्लो होता है तुम्हारे सिस्टम से तो वो ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। हम्म, और जो अपने घर में आता है, जो दुकानों में आता है, जो एग्रीकल्चर में आता है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा। तो ये जनरेशन जहां पर जनरेट होता है, फिर ट्रांसमिशन हम्म, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने को मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो ये तीन सेक्टर है जो आपने सुने। हम्म, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हम्म, जैसे मैंने आपको बोला कि एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसको वो डिजाइन भी कर सके, सेफ्टी भी हम्म। देख सके। तो ये सब आता है उसमें। तो उसमें शायद हमारा भी बड़ा सा टीवी है, तो शायद इसका भी जो थोड़ा बहुत पार्ट है इलेक्ट्रिकल का वो भी यस उसमें आएगा। यस 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 यस, ये तो दिस इज टिपिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। हम्म, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ लाइक इट इज अ सब ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हम्म, तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो इसमें थायरिस्टर्स लगे होंगे, जो कैपेसिटर्स लगे होंगे, जो रेजिस्टर्स लगे होंगे, बिकॉज टीवी ये क्या है, ये मदरबोर्ड है, इसमें एक चिप होता है, बड़ा सा चिप है और हम्म, उसमें सारे सर्किट्स कनेक्टेड रहते हैं। हम्म, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम ये भी है कि इसे सबको डिजाइन करना है अच्छा। प्रॉपर। तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम हुआ। हम्म, आपका कंप्यूटर ले लीजिए, कंप्यूटर में मदरबोर्ड है। अभी कंप्यूटर में आपने को लगता है कि ये कंप्यूटर साइंस वाले जो बंदे हैं वो हम्म, कंप्यूटर में काम करते हैं, बट कंप्यूटर साइंस वालों का काम इज लिमिटेड टू लाइक मे बी अ सॉफ्टवेयर, अ हम्म, फर्मवेयर टिपिकली। बट हार्डवेयर, एज फार एज हार्डवेयर इज कंसर्न, तो हम्म, वहां पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आता है। ओके। तो आप ऐसा मत सोचो कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर साइंस नहीं, हम्म, वो भी इलेक्ट्रिकल। सो जो भी अपन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं उस हम्म, हर एक चीज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है। हम्म। क्या बात है, मतलब हर रोज जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यस, का ऑफ कोर्स ऑफ आ ही कोर्स। रहा है। ओके ओके, चलिए नाइस। तो लेट्स से कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब बने थे, तब तब आपके टाइम की कौन सी एग्जाम थी, लाइक आपने महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग कंप्लीट की। हाँ राइट। तो
आप ये पूछना चाहते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कौन कौन सी एग्जाम के लिए अपन अपियर हो सकते हैं और करियर वाइज समथिंग लाइक दैट। दैट इज एक्चुअली माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 12th कंप्लीट किया था अच्छा, तब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेने के लिए आपने ओके कौन ओके कौन ओके सी ओके, हाउ टू गेट इन। या सॉरी, बेसिकली मैंने महाराष्ट्र से था तो मैंने एमएसटी सीईटी दिया था। और सीईटी इज अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। अभी विच इज आई थिंक मेरे वक्त में सीईटी था और एआई ट्रिपल ई था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये दो एग्जाम थे। अगर ये ऑल इंडिया जो एआई ट्रिपल ई है, एआई ट्रिपल ई ऑल इंडिया लेवल पे था, और सीईटी जो है वो स्टेट, हर एक स्टेट का अपना अपना सीईटी होता है। जैसा एमएसटी मैंने बोला तो महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल, तो यहाँ का एमएसटी सीईटी दे दो। अगर राजस्थान में हो तो उनका कुछ सीईटी होगा, अगर तमिलनाडु में हो तो उनका कोई सीईटी होगा। तो ये स्टेट वाइज है। और स्टेट वाइज अगर आपने लिया तो आपको लिमिटेशन आता है, हमें लिमिटेशन आता था कि हम आईआईटी के लिए नहीं जा सकते थे, आईआईटी और एनआईटीज के लिए। बट जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जो गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट, तीन कॉलेजेस है अपने पास। एक गवर्नमेंट कॉलेज है, एक गवर्नमेंट एडेड है और एक प्राइवेट कॉलेजेस है। तो ये तीन कॉलेजेस में आप जा सकते हो। तो सीईटी दे के आप जा सकते हो, और एआई ट्रिपल ई दिया है तो आपके पास आईआईटी ओपन है, एनआईटी ओपन है, और स्टेट कॉलेजेस भी ओपन है। तो मेरे वक्त में मैंने 2007 में 12th पास किया था, और 2007 में मैंने सीईटी दिया था। तो मैं एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिट हुआ था। ओके, नाइस। आजकल भी शायद एआई ट्रिपल ई को सिर्फ जेडब्ल्यू से उन्होंने रिप्लेस कर यस दिया यस है। यस 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 यस। और जो मैंने पहले, जब आपको जो सवाल लगा था कि जब आप कंप्लीट करते हो राइट। तो मैंने सुना है कि गवर्नमेंट में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं यस इसलिए। यस यस यस। आप देखो, एक सबसे बड़ा जो करना चाहिए होता है, जो एग्जाम है ना, वो यूपीएससी है। यूपीएससी थ्रू आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। प्लस यूपीएससी में एक आईईएस होता है। अच्छा, हाँ, आईईएस करके, नॉट आईएएस, आईईएस। ये इसका एग्जाम अलग से कंडक्ट करता है यूपीएससी। उसका अगर फुल फॉर्म आप इट्स इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। आइए। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर आप करोगे तो आपको जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री में आप डायरेक्टली अपॉइंट हो जाओगे एज मे बी असिस्टेंट इंजीनियर, और बड़े पोस्ट पे आपको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक यूपीएससी दे दो, फिर एमपीएससी आता है। अगेन सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सीपीडब्ल्यूडी के लिए भी आप आईईएस से आप जा सकते हो। फिर आता है एमपीएससी। एमपीएससी बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, लाइक पीडब्ल्यूडी, या कोई पहले होता था एमएससीबी का एक लैटरल एंट्री होता था, तो उसके लिए, या तो कुछ मिनिस्ट्रीज है जहां पर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे जगह पे आप सीधा जा सकते हो थ्रू एमपीएससी। तो एमपीएससी ये दूसरा चीज है। फिर आता है आपका गेट। तो गेट विच इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। तो आप गेट दे दोगे तो आपके पास दो टिपिकल रूट्स है। एक है आप जा सकते हो पीएसयूज में। अच्छा, और पीएसयूज लाइक पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, देन आई थिंक सेल, ये सारे जितने नवरत्न महारत्न कंपनीज है, यहाँ पर आप थ्रू गेट दे के आप जा सकते हो। एंड द सेकेंड पार्ट इज, आप गेट दे के आप एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप एमटेक जाने के लिए भी आपको गेट काम में आएगा। तो ये तीन बड़े एग्जाम्स है, यूपीएससी, एमपीएससी एंड देन गेट। और फिर आता है जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है। मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में एमएससीबी जो है, तो एमएससीबी को फिर बाद में तीन कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक है पावर जनरेशन, दूसरा हो गया ट्रांसको जिसे कहते हैं हम, और तीसरा हो गया डिस्को, विच इज अगेन, सो ट्रांसको इज फॉर द ट्रांसमिशन, डिस्को इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन।
तो ये 3 कंपनीज में भी अलग अलग से एंट्रीज है, आपको उसका एग्जाम देना पड़ेगा। और हर एक कंपनी, अभी मैं इन तीनों को कंपनी कहूंगा, अलग अलग कंपनी, हर एक कंपनी अपना अपना वैकेंसी निकालेगा और वो वैकेंसी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप गेट का सिलेबस भी पढ़ो, थोड़ा और ट्यूशंस लगाओ, पूरा आपका जो इंजीनियरिंग का पूरा का जो पढ़ाई है वो भी लगा दो, तो आप ये तीनों जगह पे जा सकते हो। बीई कंप्लीट करने के बाद ये तीनों जगह पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर बोल के लिया जाएगा। 2013 के पहले आप सब इंजीनियर बोल के लिया जाता था, अच्छा। बट सॉरी जूनियर इंजीनियर बोल के लिया जाता था, बट अभी असिस्टेंट इंजीनियर इज लोवेस्ट लेवल यू कैन गेट इनटू। ये 3 कंपनीज है। फिर बाकी की कंपनीज के लिए तो आई डोंट थिंक कि कोई एग्जाम वगैरह है। फिर आप भी कंप्लीट करके किसी भी प्राइवेट सेक्टर लाइक कंपनी में जा सकते हैं। और एक डिफरेंस मुझे एक्चुअली पूछना था कि पहले एक दूसरा थोड़ा सा सवाल है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए किस टाइप के स्किल्स आपके पास होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैं खुद कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो एक एनालिटिकल थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आपको ईजी जाता है वो कंप्यूटर साइंस। वैसे राइट। इलेक्ट्रिकल का कुछ हो तो क्या आप बता सकते हैं? दिस इज गुड क्वेश्चन। स्किल वाइज तो आई थिंक एक जो इंजीनियर में होना चाहिए था, आपने जो बोला, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में जो क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए, क्योंकि आप जो भी सर्किट आपको दिया जाए आप उसको सर्किट को क्रिटिकली एनालिसिस कर पाओ, तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग तो होना चाहिए। प्लस आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कि इतना भी हो तो भी तो आप, बिकॉज आपका जो पढ़ाई है 4 साल का, वो आपको वो ऑरा में लेके आएगा। तो इफ यू आर वेरी लाइक बेसिक स्टूडेंट, इवन इफ यू आर लाइक बेसिक स्टूडेंट, आप जा सकते हो और फिर वहां से पढ़ाई स्टार्ट करके आप अच्छे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो। बट क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए डेफिनेटली, सो दैट आपको एनालिसिस कर पाओ आप प्रॉपर। और कोई स्किल ऐसा ऐसा स्किल नहीं है। ओके, So क्रिटिकल it's थिंकिंग very, अगर yeah, आपके yeah, पास है yeah. तो यू कैन सर्वाइव, Definitely, yes, yes, yes. तो जो जो बेसिक इंजीनियर्स के लिए लगता है वो होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। अच्छी बात है। और जो प्राइवेट सेक्टर की हमने बात की कि बीटेक का बी कंप्लीट करने के बाद भी यू कैन एंटर इनटू दैट, राइट। तो डिफरेंस आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट में एक इंजीनियर जा रहा है और एक प्राइवेट में इंजीनियर जा रहा है। एफर्ट्स वाइज हम बात करें तो गवर्नमेंट वाले में एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगा रहा है, राइट। इसको पढ़ाई करनी पड़ती है एग्जाम की, एक दो दो साल पढ़ाई कर रहा है और फिर एंटर हो रहा है। फिर भी मैंने दोस्तों से क्या सुना है कि एंट्री लेवल जो सैलरी होती है वो 60,000 70,000 होती है गवर्नमेंट में बराबर। लेकिन इफ यू गो इनटू प्राइवेट सेक्टर इट इज लाइक 1 लाख 1.5 लाख, तो वो थोड़ा सा ओके ओके ओके। ये सो क्या आप बता मैं सकते आपको ये चीज बता दूं, प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अगर आज के जमाने में भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, ये 3 ब्रांचेस कोर ब्रांचेस हैं। और कंप्यूटर साइंस, आईटी, अभी एआई आ गया, डेटा साइंस आया, सो ये काइंड ऑफ नॉन कोर ब्रांचेस जिसे बोला जाता है टेक्निकली। आप जब कोर ब्रांच से आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे और आप जब जाओगे तो आपका सैलरी 1 लाख 2 लाख ऐसा नहीं रहेगा, वो कम ही रहेगा, और वो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब से कम रहेगा। अच्छा, इट विल बी इनफ फॉर यू, बट ज्यादा नहीं अगर आप गवर्नमेंट से कंपेयर करोगे तो। और गवर्नमेंट के साथ एग्जाम आप दोगे, फिर आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा, और उसके साथ जो गवर्नमेंट आपको अलग अलग कंटिजेंसी ये वो देती है वो अच्छा मिलेगा। फिर वो आपका पीएफ वगैरह सब, ये सब रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह ये सब अरेंज करेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी है बहुत सारे जो कंपनीज है, वो आपका पीएफ काटेगी, आपका प्रोफेशनल टैक्स काटेगी, बट उतना नहीं जितना गवर्नमेंट सेक्टर काटेगा। एफर्ट वाइज मैं बोलूं, एंट्री लेवल गवर्नमेंट में इजी है बट प्राइवेट में हार्ड है। अच्छा, एक बार सॉरी उल्टा उल्टा बोल दिया मैंने, गवर्नमेंट में हार्ड है और प्राइवेट में एज कंपेयर टू दैट बट इजी है। बट चीज ये है कि आपको
दोनों भी जगह आपको हर वक्त अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा ये स्किल सेट है और ये स्किल सेट से जो भी प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो आपको कुछ करना है नहीं, बाकी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जो सारे मेन डिसीजंस है वो आपको एज ए इंजीनियर लेने पड़ेंगे, सारा मेन डिजाइन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके हाथ के नीचे हजारों जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर्स होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, बट वो आपको सिर्फ बता सकते कि ये करेंगे, बट आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, वो एक इंजीनियर ला सकता है। और तो वो भी हार्ड है इन कंपनीज लाइक प्राइवेट सेक्टर में भी वैसा ही है। इंजीनियर हो तो आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा और आपका डिसीजन मेकिंग आपको लाना पड़ेगा। तो दोनों जगह पे आपको कंटिन्यूअस हार्ड परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बहुत ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट बात कही इन्होंने, क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत सुनता हूँ कि गवर्नमेंट में क्यों जाना है, गवर्नमेंट में क्योंकि काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ एक्चुअली बस कर दिया। ये बहुत बड़ा मिथ है। अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी नहीं, पहले से नहीं है। आप गवर्नमेंट में हो, कुछ भी हो, आपको काम तो बहुत करना पड़ेगा, डिसीजन करना पड़ेगा। एक गलत साइन करोगे आपका करियर खत्म हो जाएगा। और वो क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि आप गवर्नमेंट में हो तो आप कोई गलत डिसीजन ले लोगे तो आपका एक डिसीजन लाखों, चलो हजारों लोगों को इफेक्ट करेगा। सो वो नहीं, तो दैट्स व्हाई इंजीनियर का काम बहुत हार्ड है दोनों तरफ। Yes, तो गवर्नमेंट में जो भी सोच रहा है जाने की, तो प्लीज कंसिडर दिस पॉइंट। एब्सोल्युटली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो आप प्रोफेसर भी थे एक इंजीनियरिंग कॉलेज हाँ, के, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक प्रोफेसर होने के जो अच्छे पॉइंट्स और बुरे पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? कि लेट्स से किसी को प्रोफेसर बनना है इंजीनियरिंग कॉलेज पे, तो आपका एक्सपीरियंस से क्या आप बता सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा उसमें? ओके। तो प्रोफेसर, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं कहीं नहीं गया, लाइक गवर्नमेंट में नहीं कर पाया या प्राइवेट में नहीं कर पाया, तो मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा और प्रोफेसर बन के मैं आराम से जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि प्रोफेसर को कुछ करना होता नहीं। उनको क्या, दिन का एक दो लेक्चर लेना है और फिर क्या मजे ही मजे हैं। ऐसा है नहीं, बाय द वे। प्रोफेसर का भी जिंदगी उतना ही डिफिकल्ट है जितना एक कंपनी में जाने वाला इंजीनियर है, और उसको भी उतना ही काम करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि 1 घंटे का लेक्चर है तो उसके पहले 1 घंटा आदमी प्रिपेयर कर लेगा, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर मुझे 15 मिनट्स का एक लेक्चर डिलीवर करना है, जस्ट 15 मिनट्स बात करनी है, तो मुझे 1 घंटा वो चीज के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। व्हाट इज प्रिपरेशन? प्रिपरेशन आप बोलोगे कि हैंडबुक लेना है, टेक्स्ट बुक लेना है, पढ़ना है और कॉपी करना है और देना है। बट अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक ही पढ़ा रहा हूँ तो उनको मैं सीधा टेक्स्ट बुक दे दूं, मैं क्यों पढ़ाऊं? क्योंकि मैं वही, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द नॉलेज, राइट? आई एम नॉट ट्रांसफॉर्मिंग द नॉलेज। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक जो प्रोफेसर है वो 15 मिनट्स के लिए 1 घंटा बिता है। सो 1 घंटे के लेक्चर के लिए अप्रोक्सीमेटली एक प्रोफेसर को 4 घंटा बिताना पड़ता है। और अगर वो नहीं बिताता है, अगर वो उससे कम बिताता है, सपोज 2 घंटा भी बिता दिया, तो वो प्रॉपरली स्टूडेंट्स तक उनका नॉलेज ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। हाँ, आप सिर्फ पेन एंड पेपर या तो फिर ब्लैक बोर्ड से पढ़ाओ, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिव लर्निंग टेक्निक भी यूज करो, अगर वो करोगे तो बहुत सही है। अगर नहीं भी करोगे तो भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप 4 घंटा एक लेक्चर के लिए करोगे तो हो जाएगा। और जैसा जैसा एक्सपर्टीज बढ़ेगा, आप जैसे और आगे बढ़ोगे तो वो थोड़ा आपको लगेगा कि यार कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट आपका जो वो टॉपिक को लेके जो एंगल है, जो पर्सपेक्टिव है, वो बदलते जाएगा। और आप हमेशा सोचते जाओगे कि इसे कैसे इंप्रूव करना है, और उस हिसाब से आप अगेन एक लेक्चर पे शायद से 4-5 घंटा और एक्स्ट्रा बिताओगे। तो 4 घंटा पहले का, फिर बाद में और एक आधा घंटा, सो एज एन 4-5 घंटा हो जाएगा टोटल। आप जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे। सॉरी फॉर दिस। नो प्रॉब्लम। ओके। तो मुझे एंट्री लेवल अगर बोलना जाए कि जाना कैसे है, तो आप किसी भी कॉलेज में चले जाओगे, आप आपके डिपार्टमेंट के एचओडी को आपका रिज्यूम दे दोगे और देन दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यूज। इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू में होता है, जो टीचिंग का इंटरव्यू होता है वो थोड़ा अलग होता है एज कम्पेयर टू मे बी कंपनी इंटरव्यूज, क्योंकि कंपनी इंटरव्यूज में आपका
एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा और फिर उसके बाद एचआर इंटरव्यू होगा। दो बहुत बेसिक है, टेक्निकल में भी फिर कुछ राउंड हो गए, एचआर में भी कुछ राउंड हो गए, वो अलग पार्ट है, बट बहुत बेसिक है कि टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू। बट आप अगर किसी कॉलेज में जाओगे एज अ लेक्चरर, तो वहां पर टेक्निकल इंटरव्यू तो होगा आपका, बट ऑब्वियस उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर एक एचआर इंटरव्यू नहीं, बट अगर प्रिंसिपल है तो आपको प्रिंसिपल से, या तो फिर मे बी वहां का डीन कोई होगा तो उससे बात करना पड़ेगा। ही विल नेगोशिएट ऑन सैलरीज एंड अदर एक्सपेक्टेशंस। बट जो तीसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट, आपको तकरीबन आधे या 1 घंटे का लेक्चर डिलीवर करना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। वो लेक्चर में जो भी एक्सपर्ट्स है वो चेक करते हैं कि आप बोलते किस स्पीड से हो, किस रिदम से हो, आपकी आवाज आखिरी वाले तक पहुंचती है क्या, जो बैक बेंचर्स अपन जिसे बोलते हैं वो बैक बेंचर्स तक पहुंच सकती है क्या, और ये सबके साथ आप कैसे डिलीवर कर रहे हो, प्लस नाउ यू आर हैंडलिंग अराउंड 60 पीपल एट अ टाइम, राइट। आप सिखा रहे हो मतलब क्या कर रहे हो आप, सिंपल होगा ना कि मैं बुक ले लूं, पढ़ाऊं और खत्म करूं, बट मुझे अभी 60 लोगों को संभालना है। एक क्लास में जनरली इंजीनियरिंग के 60 लोग होते हैं, इसलिए मैं 60 बोल रहा हूँ। तो 60 लोगों को संभालना है, उनके सारे मूड्स को संभालना है और उनको सबको एक जगह पे फोकस करवाना है, राइट। तो टीचर का काम फिर इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि ये बंदा हर एक को देख रहा है या उसके हिसाब से उन सबका अटेंशन वो ब्लैक बोर्ड पे हो या किसी और चीज पे वो लाने का कोशिश कर रहा है या नहीं। सो ये एक थर्ड पार्ट है जो टीचिंग के इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो अच्छे से कर पाते हो, अगर आप में ये स्किल है लोगों से अच्छे से बात करना, आपका आवाज अगर बड़ा है, तो डेफिनेटली यू विल डू गुड इन योर लाइक टीचिंग। तो ये बेसिक है। लेट्स से कि टीचिंग के लिए आपको अप्लाई करना है किसी कॉलेज में, तो उसके एक बेसिक प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं कि मुझे बीटेक कंप्लीट चाहिए या फिर मास्टर्स कंप्लीट चाहिए, राइट पीएचडी मेरा कंप्लीट होना चाहिए। यस, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि एआईसीटी का रूल है अभी कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जो लेक्चरर ये वो सब थे वो अभी पोस्ट नहीं रहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। सिर्फ अभी 3 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर। बाकी के फील्ड्स में कुछ अलग अलग है, लाइक लेक्चरर वो दे विल स्टार्ट फ्रॉम लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर, देन रीडर, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एआईसीटी ने बोला है कि सिर्फ 3 आपके ये रहेंगे, पोस्ट रहेंगे। तो आप एंट्री लेवल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रहेगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है एमटेक या एमई, तो आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। कुछ कुछ कॉलेजेस है जो बैचलर ऑफ इंजीनियर्स या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी लेते हैं, बट एआईसीटी का अप्रूवल नहीं होता है। सो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाएंगे। बट अगर आपको प्रॉपर एंट्री चाहिए तो आपको एमटेक होना चाहिए। और फिर आप एमटेक करने के बाद बीच में लाइक 2 years बैक देयर वाज दिस रूल कि आपका पीएचडी भी कंप्लीट होना चाहिए, बट विच इज लाइक अभी नल हो गया, अभी निकाल दिया। अभी आपका सिर्फ एमटेक होना चाहिए। और फिर अगर आपको और आगे अपग्रेड करना है, आपको सैलरी कंटिन्यूस बढ़ाना है, आपने 6th पे 7th पे ये सुना होगा, अगर आपको वो पे स्केल अगर चाहिए तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। सो आपको एमटेक से पीएचडी लेना पड़ेगा। और अभी तक का एआईसीटी का रूल ऐसा है कि पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपके पास वो है तो आप जा सकते हो। बट वेरी बेसिक क्वालिफिकेशन इज एमटेक एंड एमई। ओके, हाँ एमई अगेन, एमई में बहुत सारे, जैसा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मदर ब्रांच हो गया जैसे मैंने बोला था, फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, पावर आ गया। तो जब आप एमई करने जाओगे या एमटेक करने जाओगे तो प्लेन इलेक्ट्रिकल ऐसा कोई एमई या एमटेक नहीं, स्पेशलाइजेशन। यस, उसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस है। तो स्पेशलाइजेशंस में आप पावर सिस्टम्स है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ड्राइव्स है,
फिर कंट्रोल सिस्टम्स है, VLSI डिज़ाइन है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को रेलेवेंट है। एक इंस्ट्रूमेंटेशन एक ये है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये करके आप एमई ये चीज़ों में अप्लाई करके यू कैन गेट इनटू एज अ प्रोफेसर और समथिंग। ओके। और एक सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा हाँ आपसे बिल्कुल। कि लेट्स से कि कोई है अभी 10th स्टैंडर्ड उसने कंप्लीट किया, तो प्रिपेयर कर रहा है, लेट्स से जेई एग्जाम हो या फिर सीईटी एग्जाम हो, वॉट एवर स्टेट की, तो एक कोई टॉप कॉलेजेस की लिस्ट आप बता सके कि टॉप 3 कॉलेजेस या फिर टॉप 5 कॉलेजेस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशली इन इंडिया। राइट 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 राइट। सो अगर कोई JEE के लिए ट्राई कर रहा है तो सब बोलेंगे कि IITs ट्राई करो डेफिनेटली, क्योंकि IITs सबसे पुराने, अभी उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट IIT थे वो आपने चेक करना चाहिए। बट अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सूरज मैं बताना चाहूँगा कि IIT कानपुर इज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इट हैज़ द बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस इन शुड बी कानपुर। IIT कानपुर होना चाहिए। ओके। सेकेंड नंबर पे आपका IIT में होना चाहिए IIT खड़गपुर। ओके। फिर आया आपका IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, फिर बाकी के सारे। बट बिफोर IIT बॉम्बे और इवन IIT दिल्ली, आई वुड से आफ्टर IIT खड़गपुर एंड IIT लाइक मद्रास, वन शुड गो फॉर NIT त्रिची। ओह अच्छा। हाँ, टिपिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो आप ये सिलेक्ट कर लो और फिर बाकी के सारे IITs कर लो फॉर सो मेनी रीजंस। IITs का आपको पता है, IIT में अभी फिर उसके बाद अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं तो महाराष्ट्र स्टेट में BJTI एक इंस्टीट्यूट है, वीर माता जिजाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई में। मुंबई में, राइट। तो आप VJTI एक सिलेक्ट कर सकते हो। VJTI का जो एस्टेब्लिशिंग ईयर है वो इट इज 1891। अच्छा, तो वो तब बहुत से है, पुराना तो कॉलेज। वो सबसे पुराना कॉलेज है। तो VJTI एक है। फिर दूसरा है COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो अभी यूनिवर्सिटी बन चुका है। पहले सिर्फ कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज, नाउ इट इज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अलग से। ये दो इम्पोर्टेंट है। देन वालचंद सांगली, देन SPC मुंबई, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। ओके। तो ये प्रॉपर टॉप गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल कॉलेजेस लाइक IITs। फिर हाँ, उसमें और एक रह गया आफ्टर NIT त्रिची और ऑल द IITs इन महाराष्ट्र। टिपिकली यू शुड लुक फॉर VNIT, अच्छा, VNIT विच इज NIT नागपुर, NIT नागपुर जिसे अपन बोलते हैं, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो VNIT है। और फिर VJTI, COEP, वालचंद, SPC, देन ऑल द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ऑल दो उसमें से भी औरंगाबाद, कराड़ एंड अमरावती मोस्टली टॉप 3। या। तो बहुत कुछ आपसे सीखने मिला आज सुमित जी, तो थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आज आए, और आई होप ऑडियंस को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप में से भी बहुत सारे लोग शायद इलेक्ट्रिकल का सोच रहे होंगे जाने के लिए, तो अमित जी की वजह से मैं आज वो बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिली। और आई होप कि एडमिशन लेते वक्त या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते वक्त ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे। तो आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you Suraj, thank you very much. You're welcome. Yes, all the best guys.